चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रमुख उद्योगों का वितरण। तो लोहा इस्पात उद्योग जो है, लोहा और इस्पात उद्योग एक पोषक उद्योग है जो कई अन्य उद्योगों के विकास का आधार बनता है। ऐसा इसलिए है कि जो इस्पात है उसमें कई गुण रहते हैं, जैसे कि उसकी कठोरता हो गई, या उसका इजीली किसी और खनिज के साथ मिश्रण हो गया, या वो उसका किसी भी शेप में बनने का एक क्वालिटी हो गया, उसका एक गुण हो गया कि वो किसी भी शेप में बेंड हो जाता है। तो ये सब जो रीजंस होते हैं उसकी वजह से आपका जो इस्पात है वो बाकी बहुत सारे उद्योगों में भी इस्तेमाल किया जाता है, और लोहा भी ऐसे ही बहुत सारे अलग उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर खनिज का एक्सट्रैक्शन हो या खनिज का निष्कर्षण हो, तो उसके लिए भी आप लोहा और खनिज माफ कीजिएगा, लोहा और इस्पात से बनी गई मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। आप तेल निकालने के लिए भी लोहे से और स्टील से यानी इस्पात से बनी गई मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इसको हम पोषक उद्योग कहते हैं, मतलब फीडर इंडस्ट्री। और चलिए अब देखते हैं कि जो ये इस्पात है वो कैसे बनता है। यहाँ पे भी दोस्तों ये एक चीज है, वो आपको हर बार करेक्ट करनी पड़ेगी, उसको सही करना पड़ेगा। तो ये जो है, ये आपकी प्रोसेस है और ये आपका आउटपुट है। तो कच्चे माल को गलाने के लिए झोंका भट्टी में रखा जाता है। तो जो कच्चा माल रहता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 8 टन कोयला, 4 टन लौह अयस्क और 1 टन चूना पत्थर, इन सबको आप झोंका भट्टी में रखते हैं। फिर इसे प्रगलित किया जाता है। जो प्रगलित करना होता है वो होता है जो द्रवण बिंदु रहता है उसके ऊपर किसी भी चीज को पिघलाना, ताकि वो प्रॉपरली अच्छे से अपना जो अयस्क है वो छोड़ सके। फिर उसके बाद उत्पादन स्टील अन्य उद्योगों द्वारा कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप ये सब को झोंका भट्टी में रखते हैं, फिर वो झोंका भट्टी में उसको प्रगलित करते हैं, और जब प्रगलित करते हैं तो उसके बाद आपको मिलता है 1 टन स्टील। तो ये आपका हो गया निवेश। फिर आपका जो प्रक्रम है वो हो गया प्रगलित करना और झोंका भट्टी में रखना। और जो आपका आउटपुट या निर्गत हो गया वो हो गया 1 टन स्टील, मतलब इस्पात। दोस्तों, जो मैंने अभी आपको प्रोसेस एक्सप्लेन की है उसका मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाने वाली हूँ, ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके। तो जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं, ये आपके जो अयस्क है वो निकाले जा रहे हैं, उनको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, निष्कर्षण किया जा रहा है, फिर चूना झोंका भट्टी में रखा जा रहा है। तो यहाँ पे उनको प्रगलित किया जा रहा है, ये देखिए आपको सब दिख रहा होगा, और वो प्रगलित होके इसमें आ रहे हैं, झोंका भट्टी से निकल के आ रहे हैं, और फिर इसके बाद आप उसका परिवहन करते हैं जब वो इस्पात में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लौह और इस्पात उद्योग के स्थानों के बारे में पढ़ते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, संसाधनों, ऊर्जा और परिवहन की निकटता के आधार पर 1800 के दशक से लौह और इस्पात उद्योगों का स्थान बदल गया था। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1800 से पहले जो सबसे अच्छा स्थान था वो होता था जहां पे आपका जल, मतलब पानी, विद्युत और कच्चा माल, ये चीजें आसानी से मिल जाती थी। फिर उसके बाद जो 1800 से 1950 तक का जो टाइम था, वहां पे आपका स्थान बदल के वो हो गया था जहां पे आपको जो उद्योग रहते थे वो नहरों के और कोयले की खदानों के, रेलवेज के और बंदरगाहों के निकट हुआ करते थे। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 1800 के बाद जो कोयला था, माफ कीजिएगा, जो इस्पात था, वो इतना ज्यादा उसका उत्पादन बढ़ गया था कि जो अयस्क रहता था वो आपको आयात ही करवाना पड़ता था। तो कच्चा माल इतने आसानी से वहां पे नहीं मिलता था, इसीलिए जो आपका लोकेशन था वो चेंज हो गया, और 1950 से जो आपका स्थान चेंज हुआ है वो है बंदरगाहों के पास।
जो सिर्फ जितने भी 1950 के बाद जितने भी उद्योग बने हैं लोहा और इस्पात के, वो बंदरगाहों के पास बने हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जमशेदपुर यानी साक्षी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना 1907 में साक्षी जमशेदपुर में हुई थी। जो साक्षी है उसका पहला मतलब जो जमशेदपुर है जो अभी हमको झारखंड में मिलता है, उसका पहले नाम साक्षी था। फिर उसको बदल के जमशेदपुर कर दिया था, जो जमशेदजी टाटा के ऊपर था। तो ये उस टाइम पे सबसे पहला उद्योग था स्टील और आयरन का, मतलब लोहा और इस्पात का सबसे पहला जो उद्योग था, जो कंपनी थी, जो इंडस्ट्री थी, वो 1907 में साक्षी यानी जमशेदपुर में बनी थी। आजादी के बाद सरकार ने और अधिक लोहा और इस्पात संयंत्र स्थापित करने की पहल की थी। साक्षी को दोस्तों क्यों चुना गया, हम ये देखते हैं। जो बंगाल नागपुर रेलवे लाइन थी, उससे साक्षी बहुत निकट था। कच्चे माल के स्रोत और पानी की आपूर्ति ने साक्षी को टिस्को के लिए एक सुविधाजनक स्थान बना दिया था। तो ये जो तीन फैक्टर्स हैं, ये जो तीन आधार है, इनके बेसिस पे हम साक्षी चुना गया था। जो था बंगाल नागपुर रेलवे लाइन से उसकी निकटता, फिर कच्चे माल के स्रोत और पानी की आपूर्ति। हाँ जी, बस चलिए। तो अब चलिए, अब हम देखते हैं पिट्सबर्ग के बारे में। पिट्सबर्ग आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मिलेगा। वह लौ अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। रेलवे और पानी की आपूर्ति तक पहुंच एक अतिरिक्त लाभ है। इसका ये मतलब हुआ दोस्तों, जो पिट्सबर्ग है अमेरिका में, वहां पे आपका लौह अयस्क का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा। और जो नौ परिवहन होता है, मतलब जो शिपिंग होता है आपका, यानी जल के मार्ग से आपके उत्पादन का आयात और निर्यात जो रहता है, वो यहाँ पे ग्रेट लेक्स जलमार्ग से किया जाता है। और ये जो अयस्क है उसके नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। और रेलवे और पानी की आपूर्ति तक पहुंच एक अतिरिक्त लाभ है, मतलब वहां पे रेलवे और पानी आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, जो आपका एक अतिरिक्त लाभ है पिट्सबर्ग में। चलिए, अब हम देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। तो जो पहली सफल मशीनीकृत यानी मर्चेंडाइज कपड़ा मिल बनी थी, वो 1854 में बनी थी मुंबई में। और वहां पे ये पहली थी। और इसका जो वजह थी वो सबसे ज्यादा थी वहां का नमी भरा मौसम, कुशल श्रम, बंदरगाह की अवेलेबिलिटी जो थी वहां पे, और कच्चे माल की उपलब्धि। जो कच्चा माल था, इन सब की वजह से मुंबई को चुना गया था कपड़ा मिल बनाने के लिए 1854 में। और अन्य प्रमुख केंद्रों में आज कोयंबटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद आदि शामिल हैं, जो सूती वस्त्र के उद्योग है उनके लिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक वस्त्र कैसे बनता है, तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको सूती वस्त्र का उद्योग दिखेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो वस्त्र है, जो सूती है, जो कपास है, वो पहले कलेक्ट किया जाता है, एक जगह जमा किया जाता है, उसे फिर फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, जहां पे उसका पूरा यान बनता है, मतलब धागे बनते हैं। आप देख सकते हैं ये जो धागे का पूरा वो दिख रहा है आपको, बंडल दिख रहा है यहाँ पे, वो बनते हैं। और फिर उन धागों से आप अपना कपड़ा बनाते हैं। तो अगर आपका कोई पूछे कि सूती वस्त्र कैसे बनता है, तो वो कुछ इस प्रकार बनता है। दोस्तों, यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है कि दर्जी की दुकान से विभिन्न प्रकार के कपड़ों के टुकड़े इकट्ठा कीजिए तथा उन्हें सूती, रेशमी, कृत्रिम रेशे वाले और ऊनी कपड़ों में वर्गीकृत कीजिए, ताकि आपको ये आप क्रियाकलाप करेंगे तो आपको हर एक कपड़े में जो अंतर है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आप ये क्रियाकलाप जाके एक बार घर पे करें अपने।
तो चलिए दोस्तों, अब हम अहमदाबाद के बारे में पढ़ते हैं कि इसे अक्सर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जो पहली मिल थी वो 1859 में स्थापित की गई थी। यह जल्द ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया था। परंतु दोस्तों, अभी अहमदाबाद का जो सूती वस्त्र का जो उद्योग है वो काफी दिक्कतों से गुजर रहा है। इसकी वजह ये है कि जो बाकी सिटीज है, जो बाकी शहर है, वहां पे भी बहुत सारे मिल्स उभर के आ रहे हैं। और जो मशीनें हैं उनका, इन्होंने कुछ नई मशीनें नहीं लेके आए, वो पुरानी ही मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत सारे दिक्कतें या कठिनाइयों को फेस करना पड़ रहा है। फिर अब हम देखते हैं कि अहमदाबाद को उस टाइम पे क्यों चुना गया था। इसका इसकी वजह यह है कि कपास उगाने वाले क्षेत्र से निकट था, मतलब जो कपास उगाने वाला क्षेत्र था अहमदाबाद उससे काफी निकट था। फिर दूसरी वजह यह है कि कताई और बुनाई के लिए आदर्श जलवायु, मतलब वहां की जो जलवायु थी वो कताई और बुनाई के लिए सबसे सही थी। फिर आता है कुशल और अर्ध कुशल श्रमिकों की उपलब्धता। फिर आता है आपका अच्छी तरह से विकसित सड़क और रेलवे नेटवर्क। आपका जो सड़क था और जो रेलवे नेटवर्क था वो काफी अच्छे से विकास उसका हो चुका था उस टाइम तक। फिर आता है आपका मुंबई बंदरगाह के पास था वो, मतलब मुंबई पोर्ट के आपके काफी पास था ये। और फिर मीलों के लिए भूमि और समतल भूभाग की उपलब्धता, मतलब समतल भूभाग यानी फ्लैट टेरेन, मतलब आपका जो फ्लैट जमीन रहता है वो आपको वहां पे मिल रहा था। अब दोस्तों हम ओसाका के बारे में पढ़ते हैं, जो कि जापान की एक सिटी है, जापान का एक शहर है। ओसाका को जापान का के मैनचेस्टर के रूप में भी जाना जाता है, और यह जापान का एक प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है। और ओसाका को क्यों चुना गया हम वो देखते हैं। उसका ये वजह है कि भूमि आसानी से मिल जाती है, ओसाका में भूमि की उपलब्धता काफी थी। कताई और बुनाई के लिए उपयुक्त जलवायु थी। और योडो नदी से निकट था, मतलब योडो नदी जो थी उससे काफी निकट था ओसाका। और श्रमिक आसानी से उपलब्ध थे, कामगार जो थे वो काफी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। और बंदरगाहों की स्थिति आयात और निर्यात की सुविधा प्रदान करती है। तो बंदरगाह थे वहां पे, जैसे अभी हमने देखा कि योडो नदी से काफी निकट था, उस वजह से वहां पे बंदरगाह थे। तो आयात और निर्यात काफी आसान हो गया था आपके उत्पादन का। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे हम अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है कि उद्योग शब्द का तात्पर्य क्या है। तो उद्योग शब्द का तात्पर्य यह है कि ये उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण, अथवा सुविधा या सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। आसान शब्दों में कहा जाए दोस्तों, तो उद्योग शब्द का तात्पर्य वो सब है जो जो भी गतिविधियां द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आती हैं उनसे। फिर दूसरा प्रश्न दोस्तों ये है कि वो कौन से मुख्य तथ्य है जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। तो जो मुख्य तथ्य उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं वो पहला है कच्चे माल की उपलब्धि। फिर दूसरा जो है वो है भूमि, आपकी जो भूमि रहती है। फिर तीसरा है श्रम। चौथा है आपकी शक्ति या विद्युत। पांचवा हो जाता है आपका पूंजी, जो आप पूंजी निवेश करते हैं उसमें जो पैसा लगाते हैं। और छठवा है आपका परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। और जो सातवां है वो है बाजार यानी कि मार्केट।
जो तीसरा प्रश्न है दोस्तों, वो है कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग को मेरुदंड कहा जाता है और क्यों? मेरुदंड का अर्थ है दोस्तों जो पोषक उद्योग होता है वो कौन सा है? तो अभी हम लोगों ने देखा जो लौह और इस्पात उद्योग है वो है, क्योंकि वो आपको बहुत सारे चीजों के लिए कच्चा माल प्रोवाइड करता है, उपलब्ध करवाता है। जैसे कि तेल निकालने के लिए जो आपको मशीन लगती है वो आपको लोहे और इस्पात से मिलती है, या आपको खनिज निकालने के लिए जो जो भी आपको मशीनरी लगती है वो आपको लोहा और इस्पात से मिलती है, इस वजह से। फिर आपका जो चौथा प्रश्न है बच्चों, वो ये है कि कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ था? तो हमने अभी इसके बारे में पढ़ा, तो इसका जो उत्तर है ये है, पहला रीजन जो था इसका वो था नमी भरा मौसम। दूसरा था बंदरगाह के निकट। फिर तीसरा था कच्चे माल की उपलब्धि। आपका जो चौथा था वो था दक्ष या माफ कीजिएगा, कुशल श्रम। फिर आपका जो दोस्तों पांचवा प्रश्न है वो है अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला जो अंतर स्पष्ट करना है वो है कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग में। तो जो कृषि आधारित उद्योग है वो आपका वनस्पति और जंतुओं पे निर्भर करता है, और जो आपका खनिज आधारित है वो अयस्क पर निर्भर करता है। फिर दूसरा जो आपका अंतर स्पष्ट करना है वो है सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो जो आपके सार्वजनिक क्षेत्र हैं, सार्वजनिक उसमें जो स्वामित्व है वो सरकार का होता है, और जो आपके संयुक्त क्षेत्र हैं उसमें जो आपका स्वामित्व होता है वो सरकार या राज्य एवं व्यक्तियों का होता है। तो ये हो गए आपके अंतर। तो इसी के साथ दोस्तों आपका ये अध्याय यहाँ पे खत्म होता है।